जय हिंद दोस्तों, अस्मित क्लासेज में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। देखो, जिसमें सिर्फ परिमाण होता है अदिश राशि कहलाता है। अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है वो सदिश राशि कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ परिमाण पूछ रहा है, तो ये सिर्फ कार्य में है, कार्य हो जाएगा, है ना। परिमाण और दिशा दोनों रहता तो संवेग हो जाता। ये जो कि सदिश राशि है, विस्थापन में सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है। अब हम लोग परिमाण और दिशा देखेंगे किसको कहते हैं। जैसे मान लेते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई ट्रेन जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये मुझे पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या होगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, अदिश राशि है। अगर यही पूछेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा से ईस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी, वेग। तो ये क्या है, वेलोसिटी क्या है, सदिश राशि है। तो सिर्फ केवल परिमाण दिया है यहाँ पे, तो कार्य में क्या होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे अमीटर, विद्युत धारा को अमीटर में मापा जाता है। ठीक है। ओम मीटर में किसको मापा जाता है, प्रतिरोध को ओम मीटर में मापा जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस होता है, इसको किस में मापा जाता है, ओम मीटर में। तो आपको सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है, 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच का एंगल ज्ञात कीजिए। देखो, W बराबर, जैसे मान लेते ये वस्तु है, ये वस्तु है, इस पर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। ठीक है। और ये जो विस्थापित होता है 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 2 मीटर हो रहा है। तो इसका पूछता है कि बल और विस्थापन के बीच का एंगल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं W बराबर होता है Fs cos थीटा। W हुआ कार्य हो गया, F हो गया बल हो गया, S हो गया विस्थापन हो गया। ठीक है। तो कार्य हमको कितना दिया है, 20 जूल, तो 20 जूल लिख देंगे। बल कितना दिया है, 20 न्यूटन, तो वहाँ लिख देंगे गुना, और S कितना मीटर विस्थापित हो रहा है, 2 मीटर, तो 2 लिख देंगे cos थीटा, है ना। और ये 20 से 20 कट गया तो हो जाएगा cos थीटा बराबर 1/2, 1/2। और थीटा का मान होता है cos 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्योंकि ये जो cos थीटा 1/2 हो रहा है, तो इसको एक स्टेप और बढ़ाओगे तो ऐसे लिखोगे, cos थीटा बराबर हो रहा है 1/2, एक स्टेप बढ़ाओगे तो इसको लिखोगे cos थीटा बराबर cos 60 डिग्री। ठीक है। इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है यदि साइकिल की गति दुगनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv²। ठीक है। तो क्या कर रहा है, वेग दुगना हो जाएगा। ठीक है। तो दुगना करते हैं, ½ m, वेग को दुगना करते 2 भी कर देते हैं ना, स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ½ m, 2 भी के होल स्क्वायर हो जाएगा तो 4v²। ठीक है। तो कितना हो जा रहा है, 4 से गुना हो जा रहा है ना, 4½ mv², तो कितना होगा, 4 गुना हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी न्यूमेरिकल ही है। कहता है 100 kg द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड से 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है, उस पर एक समान त्वरण आरोपित है, तो पिंड पर आरोपित बल क्या होगा। हम लोग जानते हैं बल बराबर होता है F बराबर ma, है ना।
एम होता है, एम हो गया द्रव्यमान, ए हो गया त्वरण, यानी मास गुना एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास के जगह हमको कितना दिया हुआ है 100 kg। ठीक है, और एक्सेलरेशन नहीं दिया है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालेंगे, ए बराबर होता है v2 माइनस v1 बटे टी। और ये जो मेरा है v2 क्या है, v2 माइनस v1, v2 मेरा हुआ अंतिम वेग। ठीक है, v1 हुआ प्रारंभिक वेग, या ऐसे भी लिख सकते हो a बराबर v माइनस u बाई टी। ठीक है, तो शुरुआत में कितना था 5 मीटर प्रति सेकेंड, लास्ट में कितना था 15 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इसको पुट करते हैं, f बराबर 100 तो है ही मेरा द्रव्यमान जो है, एक्सेलरेशन का जो लिखेंगे v यानी कि लास्ट वेग 15 था, प्रारंभिक वेग 5 है, और बटे टी 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 इधर हो गया, 15 में से 10 गया तो 10 हो गया, और बटे 5, 5 से 2 काटेंगे मतलब 200। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है न्यूटन, तो न्यूटन में हो जाएगा 200 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें किसका संवेग अधिक होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कहता है एक हल्के और एक भारी। ठीक है, तो जो भारी है उसको द्रव्यमान मान लेते हैं m1। ठीक है, इज ग्रेटर देन m2। तो इसको और लिख सकते हैं m1 बटे m2 इज ग्रेटर देन 1, इक्वेशन 1, क्योंकि m2 इधर चला जाएगा, m1 बड़ा है, m1 क्या है ग्रेटर देन है m2 से, तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब हम इसका एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ द्रव्यमान क्या था m1 जो कि मैक्सिमम वाला है v1 स्क्वायर, और द्रव्यमान हाफ m2 v2 स्क्वायर। इसमें सबसे जो अधिकतम द्रव्यमान है इसका है m1 का। इसको हम संवेग के रूप में लाएंगे, संवेग के रूप में लाने, ये तो हाफ से हाफ तो कट ही गया, संवेग के रूप में तो मोमेंटम बराबर होता है p बराबर mv, मास गुना वेलोसिटी, है ना, द्रव्यमान गुना वेग। ये मोमेंटम मतलब संवेग हुआ, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेलोसिटी। इस रूप में हम इसको लाने के लिए क्या करेंगे, m से गुना करेंगे, m से जब गुना करेंगे तो m से भाग भी देना होगा। तो एक स्टेप और नीचे जाएंगे, क्या करेंगे m1 v1, है ना, कि होल स्क्वायर हो जाएगा, m से जब गुना करेंगे तो, और m से जब गुना कर रहे हैं m1 से, तो m1 से भाग देना भी पड़ेगा। और नीचे में देखेंगे m2 बटे v2 के होल स्क्वायर, जब m2 से गुना करेंगे तो m2 से भाग भी देना होगा। आप लिखते जाइएगा। ठीक है, अब देखो ये संवेग के रूप में आ गया। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा p2 के होल स्क्वायर, ठीक है, बटे m1 इधर हो गया, हाँ p1 होगा इधर, ये p1 होगा, p1 बटे p1 का होल स्क्वायर बटे m1, इधर हो गया आपको p2। ठीक है, p2 के होल स्क्वायर बटे m2। यहाँ पर हम लोग किसका द्रव्यमान देख रहे हैं, m1 क्या है भारी वाला है। ठीक है, अब इसको एक स्टेप और बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, इसको इस तरह ले आएंगे, संवेग को एक जगह कर लेंगे p1 बटे p2, इस तरह करेंगे p1 बटे p2 के होल स्क्वायर। ठीक है, इधर हो जाएगा m1 बटे m2, आप लिखते जाइएगा। ठीक है, ओके। तो अब ये हम लोग क्या देखें m1 m2 के फॉर्म में लिया है, और हम लोग उधर देखें कि m1 शुरू में जो देखे थे इक्वेशन जो एक लाए थे m1 बटे m2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इक्वेशन इसको 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं, जब m1 बटे m2 इज ग्रेटर देन 1 होता है तो p1 बटे p2 इज ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं p1 स्क्वायर बटे p2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। तो p1 का स्क्वायर इधर ग्रेटर देन हो जाएगा p2 का स्क्वायर। अब p1 जो है भारी वाला है, भारी जिसका द्रव्यमान भारी था उसका ये संवेग है, मोमेंटम है, तो इसका मतलब क्या होगा, किसका संवेग ज़्यादा होगा, कहता है
एक हल्के एक भारी पिंड की गति ऊर्जा समान, इनमें से किसका संवेग अधिक होगा? तो भारी वाला का संवेग होगा। अभी हम निकाल के दिखा चुके हैं। नहीं समझे तो फिर से आप लोग देख सकते हैं, और उसके बाद भी नहीं समझे तो आप लोग कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका PDF किसी को चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्वरण की बीमा होती है ना। त्वरण जिसको एक्सेलेरेशन कहते हैं। तो देखो एक्सेलेरेशन बराबर क्या होता है? एक्सेलेरेशन यानी कि त्वरण, है ना। त्वरण बराबर होता है चेंज इन द वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो V/T हो गया, ठीक है। और V जो होता है वेलोसिटी हो गया, वेग, है ना। ये हो गया वेग, वेग में परिवर्तन, ठीक है, बटे समय। अब वेग का डायमेंशन क्या होता है ये निकालना है। तो वेग जो होता है डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस का होता है L होता है, और टाइम का T होता है, और नीचे में ये T था। तो क्या हो जाएगा? L ये ऊपर चला जाएगा L-2, है ना। एक स्टेप इधर करोगे तो L/T² हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो L-2 होगा। इसमें नहीं है, M जो है कांस्टेंट रहता है, तो T/2 ये नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसका ये हो जाएगा। ये जो M0 है ना, ये ऐसे भी आप रख सकते हो, ML-T/2 ये हो जाएगा। M0 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक ना, इसलिए ये L-2 हुआ इसका त्वरण का, ठीक है। बीमा निकालने के लिए आप लोग को ये याद रखना होगा, जैसे लंबाई हो गया ना, लेंथ का L होता है, समय का, टाइम का T होता है ना, डिस्टेंस दूरी जिसको बोलते हो, यही तो दूरी, लेंथ, लंबाई सब L हो जाएगा। और द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान जिसको मास बोलते हो, इसका M हो गया। इस तरह से आप बीमा निकाल सकते हैं। सबका जब फार्मूला याद होगा तो आप उस पर पुट करके आप बीमा निकाल सकते हैं, ठीक है। M0 का, इसमें एक चीज़ देखना, M0 M में अंतर क्या है। M0 कोई वैल्यू नहीं है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन M नहीं लिखना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ आया था मेरा L-T/2 आया, तो M0 लिख सकते हैं, M0 L-T/2 लिख सकते हैं। इस M0 का मतलब कुछ भी नहीं, डायमेंशन नहीं हो, ठीक है। वो आप L0 भी लिख सकते हैं आप, लेकिन L नहीं लिख सकते हैं। जो आएगा आपका डायमेंशन वही लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है जब एक कार एक मोड़ लेती है ना, जब कार एक मोड़ लेती है तो वो कौन सा बल जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? देखो केंद्र की ओर जो धक्का देता है वो केंद्राभिमुख बल होता है, ठीक है। और बाहर जो धक्का देता है वो अपकेंद्रीय बल था, ठीक है। इसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो देखना है। जहाज की चाल की माप क्या होती है? उसको नॉट में मापा जाता है, जहाज की चाल को। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई क्या होती है? नॉटिकल में। और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की जो इकाई होती है एंगस्ट्रम होती है, ठीक है। और प्रकाश वर्ष जो होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है? दूरी ये मापा जाता है प्रकाश वर्ष में, ठीक है। तो यहाँ समय मापक की इकाई जो कि गलत है, तो D आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है जूल क्या है? जूल कार्य से हो जाएगा, कार्य का मात्रक है। और धारा का जो होता है एम्पियर होता है, तो यहाँ चला जाएगा। विभवांतर का वोल्ट होता है, वोल्ट किधर है? यहाँ है, वोल्ट यहाँ हो जाएगा। और सामर्थ्य का वाट हो जाता है, और ऊर्जा का कैलोरी हो जाता है।
उष्मा उष्मा है, उष्मा कैलोरी हो जाता है। ऊर्जा कार्य ऊर्जा तो जूल होता है, ठीक है। तो आप ऑप्शन मिला लीजिएगा। कहता है सोनार जो है निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार का प्रयोग किस में लाया जाता है? तो ये नौ संचालकों में लाया जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि सोनार जो है ना महासागर में, मतलब कोई भी गहरी चीज़ में जो कोई चीज़ डूब जाता है, जहाज वगैरह, तो उसको पता लगाने के लिए प्रासर्व तरंगों को महासागर गहराई में क्या कहता है, भेजा जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, उस वस्तु से टकरा कर जो है ना प्रतिध्वनि के रूप में लौट आता है, जिससे हमें उस वस्तु के पता चल पाता है, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा। सोनार को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग क्या होता है? प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग बदलेगा। जैसे मान लीजिए वस्तु घूम रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन अभी जा रहा है, फिर इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, तो ये क्या बदल रहा है? वेग ही तो बदल रहा है ना। तो ये बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो देखो गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि बल जो होता है F उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती हो, ठीक है। और बल फिर क्या होता है, उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा आपको, F बराबर हो जाएगा m1 m2 बटे r स्क्वायर। तो यहाँ कहता है कि यदि दूरी, ये r क्या है, यही तो डिस्टेंस है, दूरी बढ़ जाती है तो उसके गुरुत्वाकर्षण बल, यही तो बल पूछ रहा है। दूरी बढ़ेगा तो दूरी का वैल्यू जब बढ़ेगा तो ये क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा। मान लेते हैं कोई संख्या है, अगर मान लेते हैं 40 है, अगर 10 से भाग देने के लिए कह रहा है तो क्या वैल्यू आया, 4 आया। अगर उसी को आपको बोल देगा 20 से भाग देने के लिए तो क्या आएगा, 2 आया। तो क्या होगा, वैल्यू घटा कि नहीं? उसी तरह यहाँ पे अगर नीचे में जो संख्या ज़्यादा रहेगा तो क्या दूरी यहाँ और बढ़ रहा है, तो ये संख्या ज़्यादा है तो बल क्या, गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। तो आंसर में आपको हो जाएगा कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो विभवांतर को वोल्टमीटर मापा जाता है, विद्युत धारा को मीटर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु की गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होगा, लंबवत हो, परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री बन रहा है एंगल, और cos 90 डिग्री 0 होता है तो W 0 होगा। अब कैसे 0 होगा, तो ये फार्मूला होता है W बराबर FS cos थीटा, ये कार्ड हो गया, ठीक है। W बराबर क्या होता है, FS cos थीटा, ये बल हो गया, ये विस्थापन हो गया, ये cos थीटा हो गया। तो कार्ड क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा कि cos 90 डिग्री बन रहा है और cos 90 0 होता है। अगर ये 0 हो गया तो बल गुना विस्थापन भी 0 होगा। और एक चीज़ इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आता है, कार्ड किस पे डिपेंड करता है, बल पे डिपेंड करता है, द्रव्यमान पे डिपेंड करता है, कि मतलब बल और विस्थापन के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है, तो उसमें द्रव्यमान नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, शक्ति का प्रयोग किया, कोई कार्य नहीं हुआ है, शक्ति का प्रयोग नहीं, कार्य हुआ है नहीं, बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।